the most merciful. Respected students, friend, follower, you're warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Like, subscribe our channel, the ESL Academy. Simply go to YouTube bar, type the ESL Academy by Sir Rama. Subscribe, like, share in a way to spread knowledge. Let's discuss. Today we'll discuss from American literature Robert Frost. Robert Frost age, biography, and one poem, Mending Wall. आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 को पैदा हुए सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं। अमेरिकन पोएट है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। डाइड जनवरी 29 1963 यानी 1874 में पैदा हुए और 1963 में इनकी डेथ हुई है। मैसेच्यूसेट, बोस्टन मैसेच्यूसेट यूनाइटेड स्टेट। बोस्टन मैसेच्यूसेट के स्पेलिंग लिख लीजिए MASSACHUSCTTS मैसेच्यूसेट, यूनाइटेड स्टेट इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वालिद जो थे वो काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, टीचर भी थे, और इसी तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी कुछ देर तक फार्मिंग की। राउंड अबाउट 9 years ही आल्सो वर्क एज अ फार्मर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट विलेज की लाइफ को, पेस्टोरल लाइफ को, नेचर की लाइफ को बहुत पसंद करते हैं। उनके थीम नेचर के बारे में, पेस्टोरल सीन के बारे में और विलेज की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकी मारूफ शायर हैं और वो 1874 को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए हैं। उनकी ज़िंदगी रिफ्लेक्ट करती है पेस्टोरल, उनकी पोइट्री हमें रिफ्लेक्ट करती है पेस्टोरल, विलेजियर और नेचुरल सीन को। उनका ज़्यादातर वक्त न्यू इंग्लैंड में गुजरा। अमेरिका में एक ऐसी प्लेस है जिसको न्यू इंग्लैंड का नाम दिया जाता है। वहाँ पे मोस्टली जो इंग्लैंड के ट्राइब्स थे, जब इन्होंने अमेरिका को कनकर किया है, जब इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया इंग्लिश पीपल ने, तो वहाँ पे इन्होंने अपना एक इंग्लैंड, न्यू स्मॉल इंग्लैंड, जैसे इंग्लैंड जैसा वहाँ पे इन्होंने अपना इलाका जो है आबाद किया था, उसको न्यू इंग्लैंड का नाम दिया जाता है। अमरीकी देहात न्यू इंग्लैंड में गुजरा उनका ज़्यादातर वक्त। फ्रॉस्ट की नज़्मों में पाए जाने वाले मनाजर कौन से हैं? न्यू इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि विलेजियर सीन है, जो पेस्टोरल सीन है, वो जो नेचुरल सीन है, जो ग्रीनरी से रिलेटेड सीन है, तो वो आपको मिलेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट दही ज़िंदगी को पसंद करते थे। उसको शहरी ज़िंदगी कतन पसंद नहीं थी। फ्रॉस्ट नेचर के पोएट जाने जाते हैं, फितरत के पोएट जाने जाते हैं और पेस्टोरल पोएट जाने जाते हैं। इनको नॉन सीरियस पोएट भी कहा जाता है। फ्रॉस्ट के बारे में एक राइटर है इंग्लिश, कैपलिंग एक राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नॉवेलिस्ट। उसने कहा था कि आपकी राइटिंग जो है ना स्ट्रेंज है, अब स्ट्रेंज पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी। तो उसने कहा स्ट्रेंज ही मेरी यूनिकनेस है, यही मेरी एक यूनिक पॉइंट है मेरा स्ट्रेंज होना, यही एक यूनिक पॉइंट है। उसने उसको गुड पॉइंट में लिया, यानी जो उसको कह रहे थे कि आप स्ट्रेंज लिखते हो, कॉमन चीज़, कॉमन पीपल, कॉमन वर्ड, कॉमन थीम देते हो, कॉमन चीज़ों को, लैंग्वेज को डिस्कस करते हो, शायद आप इतने प्रोमिनेंट पोएट ना बन सके जैसे मिल्टन और दीगर पोएट्स। बड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज और बम्बास्टिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म के वर्ड्स तलाश करते थे और लिखते थे। तो ये सिंपल वर्ड, सिंपल पीपल, रूरल और पेस्टोरल और विलेज के सीन और इनका थीम और उनके लोग और रस्टिक पीपल जैसे वर्ड्सवर्थ पसंद करता था। कॉमन डिक्शन, सिंपल डिक्शन यूज़ करता था।
बहुत सारे पोएट ने, बहुत सारे राइटर्स ने कहा कि आप सिंपल चीज़ें, ऐसी चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते, आप स्ट्रेंज लिखते हो। तो उसने अपनी इस स्ट्रेंजनेस को ही उसने यूनिक बना लिया। उसने बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारा नॉलेज, क्योंकि उसने वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ा था, उसके अलावा दीगर जो पोएट्स थे उनको पढ़ रखा था, तो इसलिए वर्ड्सवर्थ से भी उसने बहुत कुछ सीखा। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का और वर्ड्सवर्थ का नेचर को देखने का अंदाज और उसको फील करने का अंदाज और उसको समझने का अंदाज डिफरेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि नेचर जो है वो एक लाताल्लुक, लापरवाह ताकत है, यानी नेचर इंसान के साथ कोई इतनी रिलेटेड नहीं है कि वो उसकी हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है, उसे पोइट्री दे रही है, उसे कैथारसिस दे रही है, सूद कर रही है। वो कहता है नो, नेचर जो है वो एक लाताल्लुक, लापरवाह ताकत समझता था उसको। लेकिन वर्ड्सवर्थ उसको सूथर, कंफर्टर, हीलर और इमेजिनेशन देने वाली और इंस्पायर करने वाली और पता नहीं क्या क्या समझता था। फ्रॉस्ट को फलसफी शायर के तौर पर भी जाना जाता है। ये अपना फलसफा जो है पोइट्री के अंदर देते हैं। अगर आप स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग अगर आप पढ़ें तो उसमें भी वो बताता है कि मैंने बहुत सारे ये जो ग्रीनरी है, ये वुड है, ये मुझे इंस्पायर कर रही है। स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग के अंदर वो कहता है कि ये नेचर, ये ग्रीनरी, ये वुड, ये फार्म हाउस, ये सब कुछ मुझे इंस्पायर कर रहा है, ये मुझे नहीं जाने दे रहा आगे, लेकिन माइल्स आई हैव टू ट्रैवल बिफोर स्लीप, लेकिन मुझे सोने से पहले बहुत सारा सफ़र करना है। ये उसका फिलोसॉफिकल नॉलेज था, कैसे वो एक थीम, एक नेचुरल थीम देता है और उसके बाद वो डिस्कस करता जाता है और उसमें रीडर पे छोड़ता है कि वो इंटरप्रेट खुद करें कि वो क्या कहना चाह रहा है। दूरंदेश पोएट है। अगर देखा जाए तो पोइट्री में आपको अमेरिकन आगे नजर आएंगे, पोइट्री में बहुत आगे हैं, इंग्लैंड से भी आगे हैं अमेरिकन पोएट्स। फ्रॉस्ट की ज़्यादातर नज़में रोज़मर्रा के वाक़यात और तजर्बात पर मबनी हैं, यानी रोज़मर्रा के जो उसे एक्सपीरियंस होते थे, जो इवेंट्स होते थे, उनके बारे में वो लिख देता था। लेकिन उन मौज़ूआत पर, उन टॉपिक पर वो इतनी फ़िलोसॉफिकल अंदाज से और इतने अच्छे अंदाज से और एक अच्छी वो बहस करता, उसमें फ़िलोसफी डालता और उसको डिस्कस करता, एक स्पीकर क्रिएट करता, नरेटर क्रिएट करता और साथ ऐसे मोनोलॉग की शक्ल में वो डिस्कस करता जाता। जैसे मेंडिंग वॉल में एक स्पीकर है और उसका हमसाया है एक, दोनों एक दीवार बनाते हैं और दोनों दीवार जब क्रिएट कर लेते हैं तकरीबन 1 साल के बाद वो खुद ब खुद गिर जाती है। इसके अंदर नरेटर स्पीकर बताता है कि शायद नेचर को ये दीवार पसंद नहीं है, कि मेरे और तेरे दरमियान कोई डिफरेंस बन जाए, नेचर इसको पसंद नहीं करती। ये दीवारें, ये हदें, ये बाउंड्रीज, ये जो बॉर्डर्स, ये कहता है कि कंट्रीज के अंदर लिमिटेड जो हमने एक दूसरे को किया हुआ है, ये कहता है कि क्यों किया हुआ है। असल में उसका बड़ा एक यूनिवर्सल थीम है कि ये जो दीवारें क्रिएट की हैं, ये बॉर्डर बनाए, ये लाइंस बनाए हैं, ये सारी इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ है, ये ह्यूमनिज्म के खिलाफ है, ये इंसानों ने क्रिएट की हैं। सारे लोगों को आज़ादी हो, वो एक दूसरे को विजिट कर सके, जा सके। ये हमने जो बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, ये ह्यूमन मेड है। नेचर इसको पसंद नहीं करती, नेचर उस दीवार को गिरा देती है। कहता है कि मैंने अपने फील्ड के अंदर मैंने तो एप्पल उगाए हुए हैं और वो ग्रो करता है पाइन, ना तो मेरे एप्पल जो हैं, एप्पल्स ना उसके पाइन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना पाइन ट्रीज जो हैं वो मेरे एप्पल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये दीवार क्यों? जब मैं अपने हमसाए से क्वेश्चन करता हूं तो कहता है कि गुड फेंसेस मेक बेटर नेबर, कि अगर आपका फेंसेस, आपका बॉर्डर और आपकी बाड़े मजबूत होंगी तो आपका नेबर भी अच्छा रहेगा आपके साथ। कहता उसके फादर ने कहीं पहले कहा था और हम वैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करता। मुझे कहता वो पत्थर उठाता हुआ दोबारा बिल्ड करता हुआ ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कोई विशियस किस्म का पुराना इंसान है, कोई बड़ा एंशियंट इंसान है और वो अपने हाथों में पत्थर उठाए हुए। इन सिंबलिज्म यूज करता है कि अच्छा नहीं है, मॉडर्न इंटरनेशनल कंसेप्ट नहीं है कि हम दीवारें बनाएं, बॉर्डर बनाएं, आज़ादी होनी चाहिए, लिबरल होना चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सारे लोग एक दूसरे को विजिट करें, इंटरनेशनलिज्म हो।
फ्रॉस्ट की नज्मों में आपको अफसुर्दगी, नस्टेल्जिया, नस्टेल्जिया का मतलब लिख ले पास्ट के बारे में सोचना और उसको डिस्कस करते रहना, उसको कहते हैं नस्टेल्जिया, NOSTALGIA। नस्टेल्जिया मिलेगा, आइसोलेशन मिलेगी, सेपरेशन मिलेगी, बेगानगी मिलेगी, तन्हाई मिलेगी, और इस टॉपिक को वो डिस्कस करेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नज्मों में ड्रामाई रंग और बेसाख्ती पाई जाती है। किरदारों की गुफ्तगू बेलौग अंदाज, खोलक्वल्स का मतलब लिखें, खोलक्वल्स का मतलब लिखें, फ्रॉस्ट की शायरी बेलौग अंदाज कि बड़ा नेचुरल सा अंदाज आपको मिलेगा। खोलक्वल्स कि जैसे आम लोगों का अंदाज होता है, जैसे एक बड़ा फसाहत वाला अंदाज आम लोग जैसे बोलते हैं, वैसी आपको लैंग्वेज मिलेगी। दोबारा डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ को हमने बड़ा डिटेल डिस्कस करना है, साथ साथ पॉइंट लिखती जाएं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, मदर का नाम था एसबेला। Robert Frost was born in San Francisco, America. He depicts rural, pastoral, natural life like Wordsworth. He tells about nature, role of nature, but he considers nature as indifferent, alienated and separate identity. He does not mix nature with human being. He says that nature is powerful, indifferent. He does not care about human being, what happening with the human being. वो नेचर को बड़ा indifferent, लापरवाह और पावरफुल चीज समझता है। His writing reflects T.S. Eliot, Ezra Pound, M.A. Lowell, यानी लॉवल, एजरा पाउंड और T.S. Eliot। एजरा पाउंड भी अमेरिकन पोएट था, T.S. Eliot भी अमेरिकन था, उसके बाद इंग्लैंड में चला गया, और ये सारे पोइट्स जो थे इनसे वो मुतासर नज़र आता है, रिफ्लेक्ट करती है उसका वर्क, सिंबलिज्म यूज़ करता है। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उसके ऊपर भी इसने एक पोएम लिखी थी, और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने उसको रिमार्क्स दिए थे। कहता है ही हैज़ बिक्विथ का मतलब लिख लें डालना, ही बिक्विथ नेशन अ बॉडी ऑफ imperishable verse from much Americans will forever joys and get understanding। यानी उसने ऐसे अल्फाज दिए जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते और अमेरिकन हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। ये किसने कहा था? जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। इसका मैं स्नैपशॉट सेंड कर दूंगा, ये सारे पॉइंट्स मैंने भी लिखे हुए हैं। बर्थ एंड पेरेंटेज इसकी लिख लें। फ्रॉस्ट जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम का फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट। इसके फादर जो थे वो स्कूल टीचर थे, एज अ फार्मर भी उन्होंने वर्क किया है, टीचर भी रहे, लेकिन फेलियर रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने बाप की वफात के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने इंसेस्टर जो उनके आबाओ अजदाद का एरिया था वहाँ चले गए। विलियम फ्रॉस्ट उनके दादा थे, उनके दादा के हमरा मैसेच्यूसेट एरिया में चले जाते हैं, जिसको न्यू इंग्लैंड भी कहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की। मदर जो थी उन्होंने अपना कैरियर जो है उनके फादर की डेथ के बाद उनकी मदर ने मैसेच्यूसेट के अंदर बतौर टीचर भी वर्क किया ताकि अपने घर का अखराजात बर्दाश्त कर सके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मदर के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इवन एज अ फार्मर काम किया, उसका काम में हाथ बटाया, एज अ वर्कर काम किया, तो ताकि वो घर के अखराजात पूरे कर सकें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ी पेनफुल लाइफ गुजारी है। एजुकेशन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 मई 1874 में पैदा हुए हैं। 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हुई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्ल्ड वार 1 देखी है, जो कि 1914 से 1916 तक स्टार्ट रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी लक को अमेरिका के अंदर आजमाने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बुरी तरह नाकाम हुए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 10 साल तक एज अ फार्मर भी काम करना पड़ा अमेरिका के अंदर।
फिर उन्होंने अपना फार्म हाउस और दीगर जो भी चीज़ें थी, मवेशी थे जो भी इनके पास, बेच कर ये साथ साथ अपनी पोइट्री को भी इन्होंने कंटिन्यू रखा, अपनी पोइट्री को। इवन के ये कॉलेज लाइफ से ही पोइट्री जो है स्कूल लाइफ से ही लिखना शुरू कर दी थी इन्होंने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बुरी तरह फेल हुए अमेरिका के अंदर, तो ये इंग्लैंड चले जाती हैं। 1900 से लेकर यानी 1900 से लेकर राउंड अबाउट 11-12 तक ये फेलियर रहे हैं अमेरिका के अंदर। उसके बाद ये सफ़र करते हैं अपने सारे बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर इंग्लैंड चले जाती हैं। इंग्लैंड में इनकी बहुत सारे पोइट से मुलाकात होती है और वहाँ इनकी पोइट्री को पब्लिश किया जाता है। वहाँ ये अपना नाम कमाते हैं। इवन के अपनी कुछ पोएम्स इनको बेचनी भी पड़ती हैं। कुछ ये पोएम्स अपनी $15 में ये अपनी पहली एक पोएम होती है वो बेचते हैं, माई बटरफ्लाई एंड इसके नाम से, माई बटरफ्लाई के नाम से इनकी एक पोएम होती है जो 8 नवंबर 1894 में ये $15 की बेचते हैं। ये 1894 की, ये अमेरिकन इनकी लाइफ है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर ये बुरी तरह फेलियर होते हैं और अल्टीमेटली ये फिर इंग्लैंड में जाते हैं। इंग्लैंड में 1913 में इंग्लैंड जाते हैं और 1915 में ये वापस फिर अमेरिका आ जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 जो है वो स्टार्ट हो गई थी और इंग्लैंड जो था वो भी इन्वॉल्व था वार के अंदर, तो इसलिए फिर ये दोबारा अमेरिका चले जाते हैं। इनको 4 पुलिट्जर अवार्ड मिलते हैं और उसके अलावा ये पोएट लॉरेट भी सिलेक्ट होते हैं। पोएट लॉरेट का मतलब लिख लें, ऐसा पोएट जो गवर्नमेंट जिसको सिलेक्ट करती है, गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है कि आप गवर्नमेंट के पोएट हैं और आप फलां इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसको पोएट लॉरेट कहते हैं, LAUREATE, पोएट लॉरेट। 1961 में ये अमेरिका की तरफ से एज अ पोएट लॉरेट भी कंसीडर किए जाते हैं। जॉन F कैनेडी, जिसको जो प्रेसिडेंट था अमेरिका के अंदर, उनके ऊपर भी इन्होंने पोएम लिखी थी। तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इनको कहा गया कि पोएट्री नरेट करें, तो ये पोएट्री नरेट नहीं कर सके। फिर इनको एक पोएट्री आती थी, क्योंकि इनकी आंखें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, आई साइड, तो गिफ्ट आउट राइट इनकी एक इनको पोएम थी जो आती थी, इन्होंने अपने पास से फिर पढ़ ली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगेन बार बार बता रहा हूँ कि 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हुई है बॉस्टन सिटी USA में। अपने फादर की डेथ के बाद, जैसे मैंने बताया कि इनके फादर टीचर थे, फार्मर भी रहे हैं, एज अ न्यूज़ एडिटर भी काम किया, लेकिन फेलियर रहे। फादर की डेथ के बाद ये मैसेच्यूसेट एरिया में चले जाते हैं, जहाँ इनके आबाओ-अजदाद रहा करते थे। इनके 4 फादर भी वहाँ से ही ताल्लुक़ रखते थे। फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होती है। मदर जो है इनकी बतौर टीचर स्कूल को अगेन ज्वाइन करती है ताकि घर के अखराजात पूरे कर सकें। इसने फैक्ट्री वर्कर, न्यूज़पेपर बेचे, फैक्ट्री वर्कर काम किया, फार्मर वर्क किया ताकि घर के अखराजात पूरे कर सकें। माई बटरफ्लाई जो है 1894 जब ये मैसेच्यूसेट एरिया में था, इसने 8 नवंबर 1894 में $15 की अपनी एक पोएम जो है वो सेल कर दी। मरियम एलिनार जो थी वो टीचर थी, वहाँ स्कूल में पढ़ाती थी, तो साथ वो पढ़ भी रही थी। उससे ये शादी करती, ये इकट्ठे पढ़ाते भी रहे। एलिनार को जब पहली दफ़ा जब प्रपोज करता है तो एलिनार कहती है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। जब वो 1895 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं तो इनसे शादी कर लेती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हालात फिर भी नहीं बदलते। बहुत सारे वर्क किए, पोइट्री लिखने की कोशिश की, उसको पब्लिश करवाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिश ना हुई। अल्टीमेटली डिसहार्टेड होते हैं, फार्मर वर्क करने लग जाते हैं। तकरीबन राउंड अबाउट 9-10 ईयर एज अ फार्मर वर्क किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, लेकिन लेटर ये बीमार हो गए। इनको कोई डिजीज़ की वजह से इन्होंने वो यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट ना कर सके। 9 ईयर जैसे मैंने पहले ही बताया एज अ फार्मर वर्क किया और साथ साथ पोएम भी लिखते रहे। उसके बाद इनको पता चलता है कि इंग्लैंड के अंदर काफ़ी स्कोप है पोइट्री का। ये यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं, अपना सारा फार्म हाउस बेच के, अपने जितने भी कैटल्स होते हैं, एवरीथिंग ही सोल्ड एंड ही
he went England along with his wife and children. उसके बाद जी 1915 में ये वापस आते हैं, वहाँ पे अपना काफ़ी नाम कमाते हैं इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 1915 में ये वापस आते हैं और वो भी वार की वजह से। फ्रॉस्ट की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी लिख लीजिए। 1885 के अंदर ये 11 साल की एज में इनके फादर की डेथ हो जाती है। 1885 में जब इनकी उम्र ओनली 11 ईयर होती है तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। और जब कहते हैं इसके फादर की डेथ हुई तो इनके घर में सिर्फ $8 थे। मदर जो होती हैं वो भी लेटर उनकी भी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। सिस्टर जो होती है वो पागल हो जाती हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अपनी जो बेटी है वो भी मेंटली डिस्टर्ब होती हैं, वो भी हॉस्पिटल में रहती हैं, एडमिटेड रहती हैं। और उसके अलावा इनके 6 चिल्ड्रन थे। वाइफ की डेथ होती है 1938 में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जैसे मैंने पहले ही बताया, रुडियार्ड लिख लें, रुडियार्ड किपलिंग, KIPLING। नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। रुडियार्ड RUDYARD, रुडियार्ड किपलिंग, रुडियार्ड किपलिंग, KIPLING। किपलिंग लिख लें सिंपली। किपलिंग कहता है इनके बारे में, यू हैव स्ट्रेंज लैंग्वेज। किपलिंग सेड, डबल कोट के अंदर लिखें, यू हैव स्ट्रेंज लैंग्वेज। यानी बहुत सारे राइटर्स जो हैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि तुम सिंपल लिखते हो, नेचुरल लिखते हो और बड़ी सिंपल डिक्शन यूज़ करते हो, ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होंगे। ये अपनी लाइफ के अंदर मुतासर था वर्ड्सवर्थ से और एमरसन से। एमरसन जो था अमेरिकन राइटर था। एमरसन हमने डिस्कस किया, आपको पता है कि हमने वाल्ट विटमैन जो था वो भी उससे काफ़ी मुतासर था, एमरसन से, EMERSON। एमरसन और वर्ड्सवर्थ ये दोनों से मुतासर था। ये भी नेचर पे लिखते थे, ये भी नेचर पे लिखता था। सिंपल, नेचुरल, सिंबल और पेस्टोरल विलजियर सीन जो थे, वर्ड्सवर्थ भी इनकी अक्कासी करता था, ये भी करता था। हाँ जी, मज़ीद आगे देख लीजिए। ये तवज्जो देते थे, कहते थे कि साउंड, सेंस और इमोशन के ऊपर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सपर्ट थे, लिख लें ब्लैंक वर्स में, सोनेट में। सोनेट अच्छी लिखते थे, ब्लैंक वर्स बड़ा अच्छा। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि अनराइम्ड होता है, ऐसी लाइंस जो अनराइम्ड हों। और उसके बाद ब्लैंक वर्स लिखते थे, सोनेट अच्छी लिख लेते थे। उसके बाद राइम्ड कपलेट बना लेते थे, राइमिंग क्वार्टरन बना लेते थे। 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे क्वार्टरन कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हिज लाइफ। पोएट था, प्ले राइट था और अमेरिकन पोएट लॉरेट रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट्स डिस्कस हिज वन ऑफ पोइम। इसकी पोइम को डिस्कस करते हैं। मैंडिंग वॉल इनकी एक पोएम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास शूट हैं तो देख लीजिए। शूट है आपके पास? शूट देखिएगा अगर आपके पास है तो। मैंने आपको मैंडिंग वॉल के शूट जो है सेंड किए हुए हैं, आप देखें अपने ग्रुप के अंदर। मैंडिंग वॉल, अच्छा देखिएगा। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सर राना। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy by Sir Rana. Let's discuss mending wall. Mending का मतलब होता है बेसिकली जोड़ना, वॉल दीवार, दीवार को दोबारा से जोड़ना।
ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से लिखी गई, 1874 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1963 में उनकी डेथ होती है बॉस्टन के अंदर। 1874 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं और 1963 में इनकी डेथ होती है बॉस्टन के अंदर। इस पोएम के अंदर एक स्पीकर है और एक नेबर है। इस पोएम के अंदर राइटर एक अपना नरेटर, एक स्पीकर क्रिएट करता है। स्पीकर डिस्कस करता है कि उसका नेबर जो है वो हिल की परली साइड पे रहता है, उन दोनों की जमीन है, उसने अपनी साइड पे एप्पल उगाए हुए हैं और उसने ग्रो किए हुए हैं पाइन ट्री। नेबर का यह मानना है कि उसके फादर ने बताया है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, कि अगर आप अपनी बाड़ों को, बॉर्डर को और अपनी बाउंड्री को मजबूत रखोगे, वॉल्स को, उतने ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे नेबर, अच्छे रिलेशन आप बिल्ड कर पाओगे। राइटर इस चीज को नहीं मानता, स्पीकर हमारा इस राइटर को इस चीज को नहीं मानता, वो उसको रिजेक्ट करता है कि कोई अनसीन पावर है जो इसको लाइक नहीं करती कि इन दोनों के दरमियान वाल रहे। इसीलिए हर साल के बाद ये वाल गिर जाती है और वो उसको उठाते हैं दोबारा अपने स्टोन जो है, ये पत्थरों से बनी हुई दीवार है, और उस पत्थरों से बनी हुई दीवार को दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। राइटर इस चीज को एडमायर नहीं करता और ना इसको लाइक करता है कि ये दीवार जो है वो कायम रहे। वो इस वाल को खत्म करना चाहता है। ही डिसलाइक्स, ही रिजेक्ट्स, he says that the boundaries and walls should not be over here because it makes us limited। ये इंसान की लिमिटेशन और इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ है। नेचर ने आपको बाउंड्री सेंटर्ड नहीं बनाया, तो ये बाउंड्री नेचर और अनसीन पावर को अच्छी नहीं लगती, जो वो खुद इसको गिरा देती है। अब देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे, एक नरेटर बोलता जाएगा मोनोलॉग की शक्ल में। मोनोलॉग होता है कि एक आदमी डिस्कस करता जाए और दूसरे को वो साथ साथ बताता, एज अ स्पीकर बताता जाता है अपनी सारी कोटेशन, सारी सिचुएशन। देखिएगा, मैंडिंग वाल, मैंडिंग का मतलब होता है बिल्ड करना, वाल का मतलब दीवार। ये 1894 में इसको पब्लिश किया गया था और 1912 से 15 तक जो टाइम है वो इंग्लैंड में गुजारा है किसने, हमारे राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, क्योंकि अमेरिका के अंदर उसको इतना स्कोप नहीं मिला, वहाँ उसने इतना ग्रो नहीं किया एज अ पोएट, तो अपनी लक आजमाने के लिए उसे हिजरत करनी पड़ी और अल्टीमेटली वो इंग्लैंड आया और इंग्लैंड में उसने अपना फर्स्ट वर्क जो है वो पब्लिश करवाया। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, ये भी याद रखिएगा, इसे अंडरलाइन कर लें। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, कहता है कोई चीज है जो इस वाल को, जो हमारे और मेरे नेबर और मेरे दरमियान है, इसको पसंद नहीं करती। नेचर, कोई अनसीन पावर, नेचुरल कोई पावर, कोई नेचर की ताकत या अनसीन ताकत, कोई मिस्टीरियस ताकत इसको पसंद नहीं करती कि मेरे और मेरे नेबर के दरमियान दीवार रहे। समथिंग का मतलब लिखें समवन। देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, जो इस वाल को पसंद नहीं करता, यानी मेरे और मेरे नेबर के दरमियान जो दीवार है उसको कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं करता। कहता समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, दैट सेंट द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, दैट सेंट्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। आपने देखा होगा कि जब कोई जहां पे बर्फ पड़ती हो, बर्फानी इलाका हो, तो जब विंटर में वहां पे बर्फ पड़ती है तो ऑटोमेटिकली जो पत्थर होते हैं वो वहां से पिघल के वहां से स्लिप होके नीचे गिर पड़ते हैं। कहता है दैट सेंट द फ्रोजन ग्राउंड, जो फ्रोजन कहता है कि जो फ्रोजन ग्राउंड को क्या कर देता है, उसको गलने सड़ने पे मजबूर कर देता है और अल्टीमेटली वो गिर पड़ते हैं पत्थर। एंड स्पिल अपर बॉर्डर्स इन द सन, और उसको क्या करता है, जो सन है उसके, सूरज जब उसके ऊपर पड़ता है, बॉर्डर्स इन द सन, तो सूरज जब उसके ऊपर पड़ता है तो अल्टीमेटली उसको गिरा देता है। एंड मेक गैप इवन टू कैन पास अ ब्रीस्ट, और कहता है कि हम दोनों के दरमियान, एंड मेक गैप्स इवन टू कैन पास अ ब्रीस्ट,
और हम दोनों के दरमियान जो कहता है एक गैप बना देता है कि हम एक दूसरे को साइड बाय साइड, साइड का मतलब होता है पास ब्रीज का मतलब लिखें साइड बाय साइड, कि हम एक दूसरे को नजर से देख सकते हैं। साइड बाय साइड का मतलब होता है नजरों आमने सामने, पास ब्रीज कहता है मेक गैप इवन टू कैन पास ब्रीज, कहता है और हमारे दोनों के दरमियान हमारी वाल के अंदर एक गैप बना देता है, एक शुगाफ बना देता है कि हम फिर एक दूसरे को देख लेते हैं। इधर हमारा स्पीकर है, दूसरी साइड पे उसका नेबर है। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग, कहता है बहुत सारे शिकारी भी बाज औकात इसको गिराने का सबब बनते हैं। आपने देखा होगा, वो बताता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बहुत सारे हंटर जो हैं वो रैबिट का शिकार करते हैं और उनकी हंटिंग के दौरान अपने हॉर्स येल्पिंग डॉग्स जो हैं, उनके भौंकने वाले जो कुत्ते हैं, उनको अपने शिकार को तलाश करने के लिए भी कहता है वो भी इसका सबब बनते हैं गिराने का। वो जब अपने रैबिट्स को कहता है कि तलाश करते हैं या उनको डॉग्स को वो हेल्प फ्राहम करते हैं शिकारी, तो वो क्या करते हैं गिरा देते हैं हमारी दीवार। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, कहता तो मैं उनके पीछे फौरन दौड़ता हूं और कहता है मैं दोबारा रिपेयर कर देता हूं। जब शिकारी गिराते हैं तो मैं भी ऊपर से आ जाता हूं, मैं देखता रहता हूं और मैं कहता हूं कि दोबारा बना देता हूं। रिपेयर का मतलब होता है दोबारा बना देना, मेड रिपेयर दोबारा कर देना, और कम आफ्टर कि मैं उनके पीछे ही आ जाता हूं जब वो शिकारी ऐसा करते हैं। Where they have left not one stones on a stones, where they have left not one stone on a stone, कहता है कि कहीं भी कोई स्टोन जो है, कहता है कि अगर वो छोड़ भी दें तो मैं कहता है कि फिर स्टोन जो है वहां उस पर लगा देता हूं। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रैबिट को आउट ऑफ हाइडिंग, के वो अपने रैबिट्स जो रैबिट वहां पे छुपते हैं अपने कुत्तों के लिए, कहता है कि उनको तलाश कर सकें। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ, उनका मकसद यही होता है कि वो अंदर से रैबिट्स को अनहाइड कर दें या निकाल लें। हाइड का मतलब होता है छुपना, जो छुपे हुए रैबिट्स हैं उनको निकाल लें। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग, ताकि वो अपने बार्किंग डॉग्स को, जो उनके शिकारी कुत्ते हैं, उनको खुश कर सकें। अब जब वहां पे जो रैबिट्स हैं वो छुप जाते हैं तो वो क्या करते हैं, शिकारी किसी चीज से वो क्या करते हैं, सुराख कर देते हैं, गिरा देते हैं पत्थर, ताकि वो रैबिट अंदर से पत्थरों के अंदर छुप जाते हैं रैबिट। द गैप्स आई मीन, कहता है मुझे गैप इन दरारों का, गैप का मतलब लिखें दरारें, कहता है इन दरारों से मेरा मकसद ये है, नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, कहता है किसी ने नहीं देखा उनको दरारें बनाते या सुना दरारें बनाते हुए। वो कहता है कि किसी ने भी उन शिकारियों को, हंटर को नहीं देखा कि वो ये दरारें बनाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में कहता है कि शिकारी भी इसका सबब नहीं है कि वही दरारें बनाते हैं। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, लेकिन कहता है स्प्रिंग टाइम पे, बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, लेकिन कहता है कि जब हम बनाते हैं तो हम उनको वहां पाते हैं। किनको? शुगाफ को, दरारों को, गैप को। स्प्रिंग में कहता है, विंटर में तो वो सब कुछ हो जाता है ना, वो बर्फ पड़ती है, अल्टीमेटली जब वो सूरज निकलता है तो वो गिर पड़ते हैं सारी चीजें। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, कहता है मैं अपने नेबर को मैंने कहता है बताया है कि वो, या मैंने उसको ये बताया जो कि हिल के परली तरफ रहता है, यानी वो पहाड़ियों की परली तरफ रहता है। एंड ऑन द डे वी मेट अ वॉक इन द लाइन, कहता है एंड ऑन द डे, कहता है एक दिन वी मीट टू वॉक द लाइन, कहता है कि हम उस लाइन में मिलते हैं जो मेरी और उसकी जमीन में डिवीजन बनाती है। वॉक द लाइन, उस लाइन में जो मेरी और इसकी जमीन में डिवीजन बनाती है, एक दिन कहता है हम, यानी हम मिलते हैं उस लाइन पर। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और कहता है कि फिर हम जो दीवार गिरी होती है उसे बनाते हैं। उधर से वो पत्थर उठाता है, इधर से मैं, उधर से वो, हम दोनों फिर बना देते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, कहता है कि हम दोनों वैसे ही वॉल बना देते हैं, बिल्ड कर देते हैं जैसे पहले थी। टू ईच बॉर्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, कहता है हर पत्थर जो गिरा होता है
उसको फिर हम वहाँ पे लगा देते हैं। एंड सम आर लॉब्स एंड सम नियरली बार्स। लॉब्स का मतलब लिख लें स्ट्रेट, कुछ सीधे पत्थर होते हैं। एंड सो नियरली बार कुछ कहता है गोलाई में होते हैं जैसे बाल की तरह, यानी पत्थर जो है कुछ तो सीधे होते हैं, कुछ गोल होते हैं बाल की तरह, हम फिर उनको लगाते हैं। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। कहता है हमें तो किसी जादू की जरूरत है कि हम उसका बैलेंस दोबारा कर सकें, क्योंकि कुछ गोल हैं कुछ स्ट्रेट हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है दोबारा लगाने। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड। कहता है और हम तब तक वो लगाते रहते हैं जब तक हम दोनों की बैक जो है एक दूसरे को नजर ना आई, यानी हम तब तक लगाते रहते हैं कि एक दूसरे की जो बैक है हमारी कमर जो है वो हम एक दूसरे को नजर ना आए, तब तक हम वो उसको बिल्ड करते रहते हैं। We wear our fingers rough with the handling them. We wear our fingers rough. कहता है with handling them. कहता है कि हमारी जो फिंगर हैं वो रफ हो जाती हैं उसको बनाते हुए या बिल्ड करते हुए दोबारा। और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये कैसा ऐसे ही है कि जैसे कोई वॉलीबॉल की गेम होती है। ये वॉलीबॉल की गेम आपने देखी हो तो वॉलीबॉल का मतलब होता है, वॉलीबॉल ऐसा होता है कि एक साइड पे एक टीम खड़ी होती है, दूसरी साइड पे दूसरी खड़ी होती है, साथ सेंटर में नेट होता है। तो बिल्कुल कहता है और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये हमारे लिए कहता है एक दूसरी समझ लें कि आउटडोर गेम ही है, जैसे वॉलीबॉल की गेम है कि एक साइड पे मैं खड़ा हूं दूसरी साइड पे वो खड़ा है। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू द लिटिल मोर। कहता है एक साइड पर मैं हूं, इट कम्स टू लिटिल मोर, और दूसरी तरफ कहता है कि जैसे ज्यादा है बढ़ जाती है दीवार। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल। कहता है अब राइटर हमारा जो स्पीकर है वो कहता है कि हमें इस वॉल की वैसे जरूरत नहीं है। देयर वेयर मुझे हमें वहां पर इस दीवार की कहता जरूरत नहीं है। नीचे अंडरलाइन कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। कहता है ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। कहता है मेरा जो है वो बागों का सेबों का एप्पल का ऑर्चर्ड है और उसका पाइन का, यानी मैंने अपने साइड पर सेब जो हैं वो उगाए हैं, उसके दरख्त उगाए हैं और उसने पाइन के। माई एप्पल ट्री विल नेवर गेट अक्रॉस, और मेरे एप्पल ट्री जो है वो पाइन ट्री को या उसको क्रॉस नहीं करेंगे दीवार को। यहाँ पे तंज करता है, आयरनी यूज करता है कि कभी एप्पल ट्री भी क्रॉस कर लेंगे, इतना डरता क्यों है। एंड ईट द कॉइन्स अंडर हिज पाइन, और उसके पाइन्स के जो दरख्त हैं उसको नहीं खाएंगे। आई टेल हिम, मैंने उसको कहता बताया है। ही ओनली से, वो यही कहता है गुड फेंसेस में गुड नेबर, लेकिन वो कहता है जी गुड फेंसेस जो अगर अच्छी बाड़ें लगाई हूँ, अगर बाउंड्रीज अच्छी हूँ बनाई हूँ तो फिर अच्छे नेबर बनते हैं। स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी। कहता है स्प्रिंग जो है वो सीजन जो है वो बड़ा मिसचीफ है। एंड आई वंडर, और मैं हैरान हूँ, इफ आई कुड पुट अ नोशंस इन हिज हेड, कि मैं किसी तरीके से उसके दिमाग में ये बात डाल दूं, व्हाई डू दे मेक गुड नेबर, वो अच्छे नेबर क्यों बनाते हैं, इजंट इट, ऐसा नहीं है। कहता है हियर देयर आर काउज बट हियर देयर आर नो काउज। कहता है कि जहां कहां बहुत सारे काउज हैं और यहाँ पे तो कहता कोई काउज के एनिमल, यानी काउज जैसे कोई एनिमल नहीं है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो। कहता है ये दीवार बनाने से पहले मुझे एक बात पूछनी है और जाननी है, क्या वट आई वॉज विलिंग इन आवर वॉलिंग आउट, वट आई वॉज वॉलिंग इन एंड वॉलिंग आउट, कि मैं क्या बना रहा हूं और क्या मैं बिल्ड कर रहा हूं, यानी ये बैरियर जो है जो मैं लगा रहा हूं, ये बनाने से पहले कहता मुझे एक बात पूछनी है कि वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, यानी ये दीवार या बाड़ लगाते हुए, एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस,
कि मैं किसको कहता परेशान कर रहा था, या मैं मेरी वजह से कौन परेशान हो रहा है, मुझे क्यों, हमें क्यों ज़रूरत है ये वाल बनाने की। समथिंग देयर इज डजंट लव अ वाल, कहता है कोई चीज़ अनदेखी, कोई ऐसी चीज़ है, नेचर कोई ऐसी है, या नेचुरल थिंग कोई ऐसी है जो पसंद नहीं करती कि दीवार हो। ये अंडरलाइन कर लें, समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव टू वाल, कि कोई ऐसी अनदेखी चीज़ है जो ये पसंद नहीं करती कि वाल हो। दैट वांट इट डोंट, जो इसको गिराना चाहती है। आई कुड से अल्व्स, मैं इसे कहूँगा ये कोई अनसीन या कोई नेचर की कोई अनसीन चीज़ है, अनसीन जिसको देखा ना जाए। बट इट इज नॉट एल्व्स, कहता है ये सिर्फ एल्व नहीं है। एग्जैक्टली, आई वुड रादर, बल्कि मैं कहूँगा, ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, बल्कि वो कहता है मैं खुद भी नहीं चाहता कि ये दीवार हो। आई सी हिम देयर, कहता है कि मैं इसे देखता हूँ यहाँ, या मैं अपने नेबर को यहाँ देखता हूँ। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प्ड फॉर्मली बाय द टॉप, कि उसने कहता है वो स्टोन ला रहा है, स्टोन उठाए हुए बड़े मजबूत हाथों से, कहता है उसने ऊपर सर के ऊपर उठाया हुआ है स्टोन, अब स्टोन उठा के ऊपर रखता है। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सिवेज आर्म, इसको अंडरलाइन कर ले, कहता मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई एंशियंट पुराना आदमी जो है पुराने जमानों से वो अपने हाथों में स्टोन पकड़े हुए और वो ऊपर रख रहा है। यानी उसने दीवार बनाने को ऐसे तशबीह दी है कि पुराना इंसान जो होता है, ऐसी सोच है उसकी। ही मूव्स इन डार्कनेस एट सीम टू मी, कहता है वो तो ऐसे लगता है कि जैसे उसे इल्म की कमी है। डार्कनेस का मतलब अंधेरे में, इट्स मुझे नजर आता है कि उसके अंदर इल्म ही नहीं है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड शेड ऑफ ट्रीज, कहता है ये दरख्तों का, ये जरा गौर कीजिए, कहता है नॉट ऑफ वुड, ये कहता है दरख्तों का उजाल, यानी ये शेड नहीं है, या उसकी वजह से डार्कनेस नहीं है, ट्रीज या शेड्स की वजह से या वुड्स की वजह से, जंगलों की वजह से, बल्कि उसके अंदर कहता है डार्कनेस है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, वो अपनी बाप की कही हुई कहावत से कभी पीछे नहीं हटेगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट इट सो वेल, और कहता है ये सोच बहुत अच्छी है। ही सेज अगेन, वो दोबारा कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, की अच्छी बाड़ें अच्छे नेबर बनाती हैं। ले जी, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो शायद पूछ ले, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो स्नैपशॉट हैं वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, you have listened to lectures, and today we have discussed Mending Wall, biography of Robert Frost, his biography, his life, his literary education, and we discussed Mending Wall line to line translation. I hope you have understood today's lecture and you have enjoyed today's lecture. Stay blessed and have a nice time. If you got any question, you can still send me in my WhatsApp number. Stay blessed and have a nice time.